हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हमारा चैप्टर था भाषा अधिगम एवं अर्जन, हिंदी पेडागॉजी का जो चैप्टर था हमारा भाषा अधिगम एवं अर्जन, उसका पार्ट 11 कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में सीटेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और संपूर्ण पेडागॉजी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखने में विश्वसनीय सत्यभाषी के भाव से क्या आशा है। देखने में विश्वसनीय सत्यभाषी के भाव से क्या आशा है। अब यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया गया है, अध्यापक भाषा के बारे में और भाषा सर्वाधिक अच्छी तरह से कैसे सीखी जा सकती है के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि देखने में जो विश्वसनीय सत्याभाषी के भाव से क्या आशा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक भाषा के बारे में और भाषा सर्वाधिक अच्छी तरह से कैसे सीखी जा सकती है के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यालयों में भाषा दो रूपों में मौजूद है। विद्यालयों में भाषा दो रूपों में मौजूद है, एक विषय के रूप में और दूसरा किस रूप में मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा है माध्यम के रूप में। किस रूप में? माध्यम के रूप में। जैसे देखो जो स्कूल वगैरह होते हैं, तो जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है या हिंदी मीडियम स्कूल है, तो वही मतलब माध्यम के रूप में उपलब्ध है दूसरे नंबर पे भाषा, और एक रूप में है कि मतलब कौन सी भाषा जो इसमें पढ़ाई जा रही है, मतलब विषय के रूप में। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दो रूप कौन कौन से हो गए भाषा के? एक हो गया विषय और दूसरा हो गया माध्यम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रभावी है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रभावी है कहानियों का नाट्य रूपांतरण। कहानियों का नाट्य रूपांतरण। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, कहानियों का नाट्य रूपांतरण करवाना। ऐसे करने से बच्चे के मस्तिष्क में कहानी का चित्र तथा भाषा सदा के लिए स्थायी हो जाती है तथा भाषा अधिगम सर्वाधिक होता है। कहानियों के माध्यम से क्या होता है, बच्चा चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाता है और उसका क्या होता है अधिगम, और सीखता भी बहुत अच्छी तरीके से है कहानियों के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे उद्देश्य के लिए पढ़ते लिखते हैं। बच्चे जो होते हैं अर्थ निर्माण उद्देश्य के लिए पढ़ते लिखते हैं। किसके लिए? अर्थ निर्माण उद्देश्य के लिए पढ़ते लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, बच्चे अर्थ निर्माण उद्देश्य के लिए पढ़ते लिखते हैं। बच्चे के पढ़ने लिखने और पढ़कर समझने का महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थ निर्माण प्रक्रिया है, जिसमें अर्थ निर्माण के विभिन्न तरीकों को काम में लाना पड़ता है और साक्षरता के उच्च स्तरीय कौशलों के विकास पर ध्यान देना पड़ता है, जो कि निम्न है। कौन कौन से हैं? जैसे कि अर्थ निर्माण, भाषा सौंदर्य, स्पष्ट उच्चारण, संवेदनशील अभिव्यक्ति। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यालय में पहली बार प्रवेश से पहले बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान सृजित करना आरंभ कर चुके हैं। जो ज्ञान वे कक्षा में अपने साथ लेकर आते हैं, उस ज्ञान के साथ बाद में वे जो कुछ भी सीखते हैं वह ज्ञान क्या कहलाता है। देखो पूछा गया है
कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो क्या होता है, उनको कुछ ज्ञान होता है और उसके बाद फिर जब कुछ वो दूसरा ज्ञान जो सीखते हैं स्कूल आके, तो वह ज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं अंतर्ज्ञान। क्या कहते हैं उसको? उसको अंतर्ज्ञान कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है बालक बच्चों की प्राथमिक पाठशाला परिवार समाज होता है। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि जो है बच्चों की जो है प्राथमिक पाठशाला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे के परिवार को। तो यहाँ पे देखो बताया गया है बच्चों की प्राथमिक पाठशाला परिवार, फिर उसके बाद समाज होता है। जब वे विद्यालय में प्रवेश करते हैं वे बहुत कुछ पहले से सीखे रहते हैं। जब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान का समावेश होता है उसे ही अंतर्ज्ञान कहते हैं। उसको ही क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? कक्षा 2 में पढ़ने वाली कोई बच्ची है जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है, तो यहाँ पे पूछा गया उसके लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा के अवसर प्रदान करना। उसको भाषा के अवसर प्रदान करना, जितने ज़्यादा उसको अवसर प्रदान किए जाएंगे भाषा की, उतनी अच्छी तरीके से वो भाषा को सीखेगी। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य भाषा में अधिक से अधिक अवसर देने पर बल देकर। लक्ष्य भाषा में अधिक से अधिक अवसर पर बल देकर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बीएफ स्किनर ने किया है कि भाषा के माध्यम से सीखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीएफ स्किनर ने कहा था कि भाषा जो है वह ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से सीखी जा सकती है। ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से। अब देखो यहाँ पे बताया गया है स्किनर ने सीखने के लिए ड्रिल व अभ्यास पर बल दिया क्योंकि यह विधि भाषा को सीखने के करके सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि व्यवहारिक परियोजना कार्य पर बल देती है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। छात्र क्या होते हैं? सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एक लघु कथा का शिक्षण करते हुए उसी से एक छोटे पाठ्यक्रमों का सृजन क्या कहलाएगा? एक लघु कथा का शिक्षण करते हुए उसी से एक छोटे पाठ्यक्रम का सृजन क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कथा की घटनाओं तथा विचारों को क्रम में सूचीबद्ध करना। कथा की घटनाओं तथा विचारों को क्रम में सूचीबद्ध करना। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भाषा अधिगम में निर्गम परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? भाषा अधिगम में निर्गम परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता। शिक्षार्थियों के द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग की जो योग्यता होती है उसको क्या कहते हैं? निर्गम परिकल्पना कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर
घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाता है? तो भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य कहलाएगा भाषा अधिगम के कार्य। क्या कहलाएगा? भाषा अधिगम के कार्य कहलाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, इसे कहा जाता है भाषा का अधिगम। क्या कहते हैं इसको? भाषा का अधिगम कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसे लागू करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसे लागू करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाएगा घोषणात्मक ज्ञान। क्या कहेंगे इसको? घोषणात्मक ज्ञान। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, घोषणात्मक ज्ञान जिसे वर्णनात्मक ज्ञान या प्रस्तावनात्मक ज्ञान भी कहते हैं, उस प्रकार का ज्ञान है जो अपने मूल स्वभाव द्वारा घोषणात्मक वाक्यों और सूचनात्मक प्रस्तावनाओं में प्रकट किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? मतलब शिक्षार्थी क्या उन स्तरों को खुद से नहीं प्राप्त करते हैं, अगर उनकी सहायता कर दी जाए तो वही क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह धारणा किस नाम से जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है? इसको कहते हैं सहारा देने संबंधी परिकल्पना। सहारा देने संबंधी परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का यह मतलब होता है, शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। विद्यार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए।